प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में आपको एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आया हूँ संगम बैच का। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। अगर आप एग्जाम से पहले ये एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में इस बार आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कर लीजिएगा और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक कानून जो कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी, जीके, जीएस और मानसिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। दो का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तीन का ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो बताओ इसे किसने लिखा है हैरी पॉटर श्रृंखला को? तो ये लिखा है जेके राउलिंग ने। 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया वो किया है विदेश मंत्रालय ने लॉन्च। 5 का सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को में आयोजित। 6 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो कौन है? तो ये है डीजीपी जिन्हें पुलिस महानिदेशक बोला जाता है। 7 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि थाई पुसम एक धार्मिक त्योहार है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 8 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि नियोजन के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसके द्वारा साझा की जाती है? तो ये जिम्मेदारी जो साझा की जाती है वो की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। 9 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय में है। 10 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघनन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा है? तो ये है उच्च दर, उच्च उपज दर। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 12 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में भारत में फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? तो कौन है? तो ये स्फूर्ति प्रिया है। 13 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स में जो नए देश शामिल किए गए वो किए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। 14 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो ये संबंध रखती है धारा 4। 15 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में माल एवं सेवा कर को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये बांटे गए हैं भारत में 5 प्रकार में। 16 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ये भारत के जुड़ा हुआ है मणिपुर से। 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा
यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? तो कौन सी है? तो ये है यूरोपीय संघ की यूरो मुद्रा। 18 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। 19 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर है। 20 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जुलू जनजाति किस देश में पाए जाते हैं? तो जुलू जनजाति ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सोशल मीडिया की शुरुआत किस वर्ष से किया गया? तो भारत में जो सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी वो 2004 से हुई थी। 22 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि 20 रुपए के नोट के पीछे किस स्मारक का चित्र है? तो किसका चित्र है? तो इसके पीछे चित्र है वो है लाल किला का। 23 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो ये हैं सुशील कुमार। 24 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सॉरी निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय नदी कौन सी है? तो सबसे ऊंची ज्वारीय नदी है वो है हुगली। 25 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये सबसे पहले प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। 26 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 27 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो ये स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। 28 का डी ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और वो भी लोग इस फिटनेस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी को चेक कर पाएं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो आरती ने जीता है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। 29 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा है। 30 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 2007 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को काम करने से रोका जाता है? तो ये रोका जाता है 9 से 14 वर्ष के बच्चों को। 31 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में की गई है। 32 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 33 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पैसिफिक सैन्य अभ्यास 2024 भारत और किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये किस किस के मध्य हुआ है? तो ये युद्ध अभ्यास भारत और रूस के मध्य में हुआ है। 34 का सी ऑप्शन है एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वंदे भारत मानकों को पूरा करने के लिए कितने रेलवे बोगियों को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया लगभग 40,000 को परिवर्तित करने का। 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि महतारी बंधन योजना किस राज्य की योजना है? तो महतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। 36 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 37 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? बताओ किस तिथि को घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 25 मई को। 37 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये पुरस्कार मिलने वाला है अभिनव बिंद्रा को। 38 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीके जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के हिंदी आपके लिए आ गई है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है दिक् प्लस अंबर। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द पहचानिए। बताओ 40 में कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? तो महापात्र जो शब्द है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। 40 का ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समय गंगा शब्द का पर्यायवाची समय नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? 41 का आंसर आपको देना है। तो त्रिपथ और सूर्य ये गंगा का पर्यायवाची समय नहीं है। 41 का ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। तो ईश और ईश इसका अर्थ बताओ। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आगे वाला जो ईश है इसका अर्थ होता है शिव का एक अनुचर और पीछे वाला ईश है इसका अर्थ होता है बलशाली व्यक्ति। यानी 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिएगा। तो समुद्र में लगने वाली आग, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बड़वाग्नि। 43 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो जो पशु है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। 44 का बी ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आहार विहार ये जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है। 45 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 46वां प्रश्न है आपके सामने कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताओ वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 46 का आंसर है वो आपको देना है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 46 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिएगा। बताओ इनमें से किसमें मिश्र वाक्य है? 47 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये एक मिश्र वाक्य है। 47 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके सामने आ जाता है ये 48वां प्रश्न कि लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कारक हो जाएगा संबंध कारक। 48 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन संख्या सी। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो अ उपसर्ग से बना शब्द वो है अथाय। 49 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताएं कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो ये कैसी क्रिया है? तो ये एक है पुनरुक्त क्रिया है। यानी 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्दों में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनेगा? तो किसमें बनेगा? तो ये कड़वा में आहट लगाकर बनेगा। यानी 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि उन्होंने तोला भर सोना खरीदा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। तो यहाँ पर 52 में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वो है परिणामवाचक विशेषण। 52 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कान का कच्चा होना मुहावरे का आशय है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या आशय है? कान का कच्चा होना। तो बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। 53 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? बताओ किस में हुआ है भाववाच्य का प्रयोग? चुंगन का आंसर आपको बताना है। तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। चुंगन का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। 55 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है जिसकी वर्तनी एकदम से सही है? तो वो वर्तनी सही है आपकी। फटाफट बताओ 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आध्यात्मिक सही लिखा है।
56 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न आपके सामने कि प्रत्युत्तर शब्द है, तो बताइए प्रत्युत्तर शब्द कैसा है? 57 का राइट आंसर, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बताओ 58 में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो मेरा यही कहना था कि तुम घर में रहो, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि विषय विभाग सूचक अंकों तथा अक्षरों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर होता है कोष्टक का होता है, 59 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताओ कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है 60 में? तो विभाय जो शब्द है ये पुल्लिंग हो जाएगा, 60 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या है आपके सामने 61 कि तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर 61 में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है लाटानुप्रास अलंकार है, 61 का सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि भूमि का जल प्रतिदिन घटता है, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिएगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा 62 में? तो यहाँ पर जो काल है वो है सामान्य वर्तमान काल है, 62 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा काल सॉरी इनमें से कौन सा शब्द काल का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो काल का अर्थ नहीं है? तो आने वाला कल ये काल का अर्थ नहीं है, 63 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि धोखा ना दियो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो रस है वो है करुण रस है, 64 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तो कौन सा है? तो सभी महाप्राणों वाला जो वर्ण समूह है वो है ख खरगोश, छ छाता और ठ ठठेरा, यानी 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। सर 66वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौन सी बोली है? तो 66 का आंसर तो ये है कौरवी, 66 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? तो टिड्डी का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा टिड्डी दल, 67 का सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि बसंत तलिका का दूसरा नाम क्या है? बताओ क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है सिंगोनतना, यानी 68 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो बताओ ये किसकी कहानी है उसने कहा था? तो ये है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, 69 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो जयद्रथ वध के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, 70 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है आपके सामने गद्यांश, तो गद्यांश को आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग है आंसर है मिलाते चलना, ठीक है? चलिएगा 71वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट को लोहे पुरुष कहा जाता है। बताओ किसे लोहे पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष कहा जाता है, 71 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, 72 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि आजादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला? आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री का पद संभाला था, 73 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि उनका जन्म डॉट डॉट हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? कौन से परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म है वो किसान परिवार में हुआ था, 74 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी मृत्यु डॉट डॉट को हुई, तो कब हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु? तो 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी, 75 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ तक अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न आ जाता है,
आप मोहल्ले में टहल रहे हैं, तभी अचानक 500 का नोट ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बताओ आप उस समय क्या करोगे? एक ही आपको बताना है, चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर छोड़ बताना है। तो आप इसको पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देंगे। 76 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग हैं करेंगे ए ऑप्शन, आप उसको उठाकर अपने पास रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है? 77वां प्रश्न है आपके सामने, वह व्यक्ति जो किसी संगठन के ऑफिस का प्रबंध संचालक है, को होना चाहिए। तो बताओ उसे कैसा होना चाहिए? तो उसे नेतृत्वकर्ता लीडर होना चाहिए। 77 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने, एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दी है कि यदि आपने अपनी जमीन सस्ते दाम पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? बताओ उसमें आप क्या करेंगे? 78 का आंसर आपको बताना है। तो आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएँगे। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि कोई आपके मित्र द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण अपराध के लिए औपचारिक शिकायतें दर्ज करने के लिए आपसे संपर्क करता है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप उस समय क्या करोगे? तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। 79 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 80वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये आपको बताना है 80 में। तो यह अधिनियम पूरे भारत में फैला है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है कि किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक जो भारत से परे किए गए अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा, उसे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि भारत के भीतर ऐसा कृत्य किया गया है। यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे और इसका जो ऑप्शन संख्या है वो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसके लिए कौन-सा कथन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि आपराधिक न्याय के सिस्टम परिप्रेक्ष्य की निम्न में से कौन-सी कमजोरी है? तो बताओ इसकी कौन-सी कमजोरी है? यह है मानता है कि विवेक सीमित है और परिणाम अनिश्चित है। 82 का ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 83 आपके सामने हो कि भारतीय पुलिसकर्मी अपने कंधों को प्रतीक चिन्हों से सुशोभित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के लिए नहीं होता है? बताओ कौन सा नहीं होता? 83 का आंसर आपको बताना है। तो अशोक चक्र नहीं होता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो साथियों यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट 11 पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।